हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि कैसे जो है मतलब ऐसी संस्कृति बताई गई है जिसमें किताबें, समाचार पत्र, इन सब का जो है कैसे विकास हुआ, कैसे प्रसार हुआ। ठीक है, तो इसी सब चीजों के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो पहला जो टॉपिक आता है वो आता है मुद्रण संस्कृति का अर्थ। तो क्या होता है? तो मुद्रण संस्कृति से आशय ऐसी संस्कृति से है जिसमें किताबें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पर्चे और अन्य लिखित सामग्री छापकर बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। ठीक है, तो वो उसे हम मुद्रण संस्कृति कहते हैं। मुद्रण के विकास ने ज्ञान और विचारों के प्रसार को बहुत बहुत तेज कर दिया। ठीक है, और इसके कारण क्या थे? तो किताबें अधिक संख्या में उपलब्ध होने लगी, पढ़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ी, नए विचार तेजी से फैलने लगे, धार्मिक और राजनीतिक बहसों को बढ़ावा मिला, शिक्षा का विस्तार हुआ, लोगों में जागरूकता जो है बढ़ी। ठीक है, फिर आता है चीन, जापान और कोरिया में मुद्रण। तो मुद्रण तकनीकी का विकास केवल यूरोप में नहीं हुआ था, चीन में बहुत पहले ही लकड़ी के ब्लॉक द्वारा छपाई की गई थी। ठीक है, की जाती थी। चीन में बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ धार्मिक ग्रंथों को छापने की आवश्यकता बढ़ी। चीन में किताबें, धार्मिक ग्रंथ, सरकारी दस्तावेज, परीक्षाओं संबंधित सामग्री छापी जाती थी। ठीक है, फिर आता है चीन में मुद्रण का विकास। चीन में लगभग 600 ईस्वी से लकड़ी के ब्लॉक पर छपाई के प्रमाण मिलते हैं। चीनी कारीगर लकड़ी की पट्टी पर अक्षर और चित्र उकेरते थे, फिर उस पर स्याही लगाकर कागज दबाया जाता था। इस प्रकार पूरा पृष्ठ छप जाता था। ठीक है, फिर आते हैं जापान में मुद्रण। जापान में भी मुद्रण तकनीक का विकास हुआ। बौद्ध भिक्षुओं के माध्यम से चीन से मुद्रण तकनीक जापान पहुंची। जापान में धार्मिक ग्रंथ के साथ साथ चित्र और अन्य साहित्य भी छापे जाने लगे। फिर आते हैं यूरोप में मुद्रण का आगमन। तो यूरोप में मुद्रण तकनीक के विकास में जोहान गुटेनबर्ग की महत्वपूर्ण जो है भूमिका थी। ठीक है, गुटेनबर्ग ने जर्मनी के मेंज शहर में लगभग 1430 के दशक में मुद्रण तकनीक विकसित की। उन्होंने ऐसी मशीन विकसित की जिसमें चल अक्षरों का उपयोग किया जाता था। ठीक है, फिर आते हैं गुटेनबर्ग की मशीन। तो गुटेनबर्ग ने धातु के अक्षर बनाए। उन्होंने व्यवस्थित करके शब्द और पंक्तियां बनाई, स्याही का प्रयोग किया, दबाव डालकर कागज पर छपाई की। ठीक है, इससे एक ही पृष्ठ की अनेक प्रतियां तेजी से बनाई जा सकती थी। फिर आते हैं गुटेनबर्ग की प्रसिद्ध पुस्तक। तो गुटेनबर्ग द्वारा छापी गई सबसे प्रसिद्ध शुरुआती पुस्तकों में बाइबल थी। ठीक है, लगभग 1450 के दशक में गुटेनबर्ग ने बाइबल की छपाई शुरू की। इससे यूरोप में मुद्रण क्रांति की शुरुआत हुई। कहते हैं मुद्रण क्रांति। गुटेनबर्ग की तकनीक के बाद यूरोप में छापा खाने तेजी से फैलने लगे और लगभग 50 वर्षों के भीतर यूरोप के विभिन्न भागों में हजारों मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध होने लगी। ठीक है, फिर आते हैं इसे जो है मुद्रण क्रांति कहा जाता है। ठीक है, फिर आते हैं मुद्रण क्रांति के प्रभाव। तो मुद्रण के कारण किताबें सस्ती हुई, किताबों की संख्या बढ़ी, पढ़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ी और विचारों का तेजी से प्रसार हुआ। धार्मिक बहसें जो है वो भी बढ़ी, आपस में जो डिस्कशन होता है वो भी बढ़ी, वैज्ञानिक विचारों का प्रसार हुआ, राजनीतिक जागरूकता बढ़ी और पढ़ने की संस्कृति का विकास हुआ। मुद्रण से पहले किताबें हाथों से लिखी जाती थी। हाथ से लिखी पुस्तकों को तैयार करने में बहुत समय लगता था, अधिक मेहनत होती थी, वे महंगी होती थी और इसलिए किताबें मुख्यतः अमीर और शिक्षित लोग तक ही सीमित रहती थी। मुद्रण के कारण किताबें अधिक लोगों तक पहुंचने लगी, आम लोग तक किताबों की पहुंच। तो मुद्रित पुस्तकों की कीमत कम होने लगी। इसके अलावा छोटी किताबें, धार्मिक पुस्तकें, लोक कथाएं, गीत, पर्चे भी बड़ी संख्या में छपने लगे। इससे सामान्य लोग भी पढ़ने की संस्कृति में से जुड़ने लगे। ठीक है, फिर आते हैं धार्मिक बहस और मुद्रण। तो मुद्रण ने धार्मिक विचारों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 16वीं शताब्दी में यूरोप में मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुछ प्रथाओं की आलोचना की। ठीक है, उनके विचार को मुद्रित करके तेजी से फैलाया गया। ठीक है, फिर मार्टिन लूथर और सुधार आंदोलन। तो मार्टिन लूथर ने 1517
में चर्च की कुछ प्रथाओं के विरुद्ध अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने विचारों को मुद्रित मुद्रित सामग्री के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाया गया उनके विचार को। इससे प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन को बल मिला। ठीक है, फिर आते हैं मुद्रण और धार्मिक विवाद। मुद्रण के कारण लोग धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर अपने विचार बनाने लगे। इससे चर्च की सत्ता पर प्रश्न उठे, धार्मिक बहसें बढ़ी, अलग अलग धार्मिक विचारों का प्रसार हुआ। और लेकिन कुछ धार्मिक नेताओं को डर था कि गलत विचार भी तेजी से फैल सकते हैं। और रोमन कैथोलिक चर्च सेंसरशिप, फिर चर्च ने उन पुस्तकों को नियंत्रित करने की कोशिश की जिन्हें वह धार्मिक दृष्टि से खतरनाक मानता था। और चर्च ने प्रतिबंधित पुस्तकों की सूची तैयार की। और इससे यह पता चलता है कि मुद्रण केवल ज्ञान के प्रसार का माध्यम नहीं बल्कि विचारों और सत्ता के बीच संघर्ष का भी माध्यम बन गया। ठीक है, फिर आते हैं मुद्रण और वैज्ञानिक विचार। तो मुद्रण ने वैज्ञानिक ज्ञान के प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैज्ञानिकों के विचारों और खोजे पुस्तकों वैज्ञानिकों ने विचार विज्ञान के जो वैज्ञानिक थे उसमें कैसे जो है उनके विचार और खोजें थी उस समय, उसी के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, जैसे पुस्तकों के बारे में समाचार पत्रिकाओं, चित्रों, आरेखों के माध्यम से तेजी से फैलने लगी। उनकी जो खोजें थी, उनके जो विचार थे, इस प्रकार से जो है फैलने लगी। आप इन सभी के माध्यम से चाहते हैं। इससे वैज्ञानिक समुदाय के बीच विचारों का आदान प्रदान जो है आसान हुआ। फिर आते हैं कि भारत में मुद्रण का आगमन। तो भारत में मुद्रण तकनीक 16वीं शताब्दी में यूरोपीय मिशनरियों के साथ पहुंची। गोवा में पहला मुद्रण प्रेस स्थापित किया गया। यहाँ ईसाई धार्मिक साहित्य और अन्य सामग्री छापी जाने लगी। और भारतीय भाषाओं में मुद्रण, तो समय के साथ मुद्रण तकनीक भारतीय भाषाओं में भी फैलने लगी। इन भाषाओं में मुद्रित सामग्री उपलब्ध होने लगी, हिंदी, बंगाली, तमिल, मराठी, उर्दू, गुजराती, मलयालम आदि। इससे भारतीय भाषाओं के साहित्य के विकास को बढ़ावा मिला। रहते हैं धार्मिक सुधार और मुद्रण। और भारत में मुद्रण के विकास के साथ साथ धार्मिक सामाजिक बहसें तेज हुई। विभिन्न धार्मिक समुदायों ने धार्मिक पुस्तकें, पर्चियां, पत्रिकाएं और समाचार पत्र प्रकाशित किए। इसके माध्यम से धार्मिक विचार और सुधारवादी विचारों का प्रसार हुआ। कहते हैं राजा राम मोहन राय और मुद्रण। तो राजा राम मोहन राय ने सामाजिक और धार्मिक सुधारों के लिए मुद्रित सामग्री का उपयोग किया। उन्होंने रूढ़िवादी धार्मिक विचारों और सामाजिक कुरीतियों की आलोचना की और वे प्रेस स्वतंत्रता के समर्थक थे। ठीक है, कहते हैं समाचार पत्रों का विकास। 19वीं शताब्दी में भारत में समाचार पत्रों की संख्या बढ़ने लगी। समाचार पत्रों ने राजनीतिक जागरूकता फैलाने, सामाजिक समस्याएं उठाने, सरकारी नीतियों की आलोचना करने, राष्ट्रीय भावनाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, फिर आते हैं भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र। तो भारतीय भाषाओं में अनेक समाचार पत्र प्रकाशित हुए। इनमें बंगाली, हिंदी, उर्दू, मराठी और इसके साथ साथ तमिल, गुजराती आदि भाषाओं में समाचार पत्र जो है शामिल थे। इनके कारण स्थानीय लोगों तक राजनीति और सामाजिक विचार पहुंचने लगे। रहते हैं महिलाएं और मुद्रण संस्कृति। तो मुद्रण के प्रसार से महिलाओं के बीच भी पढ़ने की रुचि बढ़ी। 19वीं शताब्दी में महिलाओं की शिक्षा पर बहस तेज हुई। महिलाओं के लिए पत्रिकाएं, किताबें, कहानियां, शिक्षा संबंधी सामग्री प्रकाशित होने लगी। रहते हैं महिलाओं की शिक्षा। तो कुछ सुधारकों ने महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया। सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। महिलाओं ने भी धीरे धीरे लेखन के क्षेत्र में प्रवेश किया। और फिर आते हैं महिलाओं द्वारा लेखन। तो महिलाओं ने अपने जीवन और अनुभवों के बारे में लिखना शुरू किया। ताराबाई शिंदे ने महिलाओं और सामाजिक असमानता से जुड़े मुद्दों पर लिखा। पंडिता रमाबाई ने महिलाओं की स्थिति और शिक्षा से संबंधित विषयों पर महत्वपूर्ण लेखन किया। ठीक है, फिर आते हैं गरीब और श्रमिक वर्ग तथा मुद्रण। मुद्रण संस्कृति का प्रभाव गरीब और श्रमिक वर्ग तक भी पहुंचा। कम कीमत की किताबें और पर्चे उपलब्ध होने लगे। इनमें श्रमिकों के अधिकार, सामाजिक समानता, शिक्षा, जाति व्यवस्था, राजनीतिक अधिकार जैसे विषयों पर चर्चा होती थी। ठीक है, फिर आते हैं ज्योतिबा फुले और और जाति विरोधी विचार। ज्योतिबा फुले ने जातिगत भेदभाव की आलोचना की। उन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी के माध्यम से सामाजिक असमानता के प्रश्न उठाए। मुद्रण ने ऐसे विचार को अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायता किया। ठीक है, फिर आते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और मुद्रण। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मुद्रित माध्यमों का प्रयोग सामाजिक असमानता और दलित अधिकारों के लिए किया। उन्होंने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के माध्यम से जातिगत भेदभाव, सामाजिक असमानता, राजनीतिक अधिकार जैसे मुद्दे उठाए। ठीक है,
फिर आते हैं राष्ट्रवाद और मुद्रण। तो भारत में मुद्रण संस्कृति के विकास ने राष्ट्रवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाचार पत्रों और पुस्तकों में ब्रिटिश नीतियों की आलोचना, भारतीय इतिहास, स्वतंत्रता, स्वदेशी, राष्ट्रीय एकता जैसे विषयों पर चर्चा होने लगी। ठीक है। जाते हैं ब्रिटिश सरकार और प्रेस पर नियंत्रण। ब्रिटिश सरकार को डर था कि भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र जनता में असंतोष और राष्ट्रवादी भावना फैला सकते हैं, इसलिए सरकार ने प्रेस पर नियंत्रण लगाने का प्रयास किए। ठीक है। फिर आते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878। तो 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को नियंत्रित करना था। सरकार ने ऐसे समाचार पत्रों के खिलाफ कार्रवाई करने की मतलब सरकार को ऐसे समाचार पत्रों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति मिली जिनके लेखों से वह सरकार विरोधी, मतलब जिनके लेखों को वह सरकार विरोधी मानती थी। ठीक है। फिर आते हैं प्रेस और राष्ट्रवादी आंदोलन। तो सरकारी नियंत्रण के बावजूद भारतीय पत्रकारों और लेखकों ने राष्ट्रवादी विचारों को फैलाना जारी रखा। समाचार पत्र और राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण साधन बन गए। ठीक है। उन्होंने लोगों को राजनीतिक घटनाओं की जानकारी दी, ब्रिटिश नीतियों की आलोचना की, राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। ठीक है। फिर आते हैं मुद्रण संस्कृति का व्यापक प्रभाव। तो मुद्रण संस्कृति ने आधुनिक दुनिया के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके कारण सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा का विस्तार हुआ, सामाजिक सुधारों की चर्चा बढ़ी, महिलाओं और वंचित समूहों की आवाज मजबूत हुई, धार्मिक क्षेत्रों में धार्मिकता की बांस बढ़ी। ठीक है। बांसें बढ़ी, सुधार आंदोलनों को बल मिला, राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी, राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला, सरकार की आलोचना आसान हुई। और आर्थिक क्षेत्र में क्या हुआ, विज्ञापन का विकास हुआ, बाजारों का विस्तार हुआ, मुद्रण उद्योग स्वयं एक महत्वपूर्ण व्यवसाय बन गया। ठीक है। फिर आते हैं महत्वपूर्ण तिथियां सेक्टर से, जैसे कि लगभग 600 ईस्वी में चीन में लकड़ी के ब्लॉक पर मुद्रण के प्रमाण मिलते हैं। 1430 का दशक गुटेनबर्ग ने यूरोप में मुद्रण तकनीक विकसित की। 1450 दशक गुटेनबर्ग द्वारा बाइबल की छपाई। 1517 मार्टिन लूथर के समाजवादी विचार। और 16वीं शताब्दी भारत में मुद्रण तकनीक का आगमन। और 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है। इसके बाद आते हैं महत्वपूर्ण शब्द। तो जैसे कि मुद्रण संस्कृति, ये क्या होती है, मुद्रित पुस्तकों, समाचार पत्रों और अन्य सामग्रियों के माध्यम से विचारों के प्रसार की संस्कृति। मुद्रण क्रांति, मुद्रण तकनीक के विकास के कारण पुस्तकों और विचारों के बड़े पैमाने पर प्रसार की प्रक्रिया। चल अक्षर, ऐसे अलग अलग धातु के अक्षर जिन्हें बार बार व्यवस्थित करके मुद्रण में इस्तेमाल किया जा सकता था। प्रेस, मुद्रित सामग्री तैयार करने की मशीन या संस्था। सेंसरशिप, किसी सामग्री के प्रकाशन या प्रसार पर सरकारी अथवा प्राधिकरण द्वारा नियंत्रण। ठीक है। राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति एकता, स्वतंत्रता और सामूहिक पहचान की भावना। ठीक है। फिर आता है वर्नाकुलर प्रेस, स्थानीय भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्र और अन्य मुद्रित सामग्री। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। धन्यवाद।